और चलिए इस दूसरे चरण के लिए जो अपडेट्स आ रहे हैं वो आपको बता दें। वोटिंग जारी है और अब जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी पार्षद प्रत्याशी की बाड़ेबंदी हो रही है। जयपुर हेरिटेज के 100 प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई है। प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बसों से प्रत्याशी जा रहे हैं। 3 बसें हैं जिनमें बीजेपी मुख्यालय से ये रवाना हुई हैं। नेताओं का दावा है कि जनता की सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अजमेर रोड के किसी रिसोर्ट में पार्षद प्रत्याशियों को ले जाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दावा वही पुराना कि जनता की सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन अगर जनता की सेवा नहीं आती है तो चुनावों में खड़े क्यों हुए। बहरहाल बाड़ेबंदी बिल्कुल भी नया टर्म नहीं है। राजस्थान की सियासत में लगातार कई सालों से अलग अलग रूप में इसे हमने देखा है। कोरोना काल में भी हमने बाड़ेबंदी देखी, लेकिन वो कुछ और थी। बहरहाल ये 5 तस्वीरें देखिए मतदान के उत्साह की, निकाय चुनावों के इस दूसरे चरण के रण की। 5 अलग अलग जगहों से तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें आपको बड़ी संख्या में मतदाता नजर आएंगे जो कि पंक्तियों में लगे 2 गज की दूरी मेंटेन करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको मतदान कर्मी नजर आएंगे जो प्रक्रिया को सुचारू तरीके से चला रहे हैं। खास बात यह भी है कि अब तक सब कुछ अच्छा और शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। कुछ जगहों से खबरें जरूर आई चिंतित करने वाली, लेकिन उन चिंताओं को तुरंत ही दूर भी किया गया। और अब देखिए 10 और तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर। फर्स्ट टाइम वोटर्स, बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाएं, युवा, हर कोई इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी अपनी भागीदारी निभाने के लिए उत्साहित है और मतदान कर रहा है। और अब देखिए दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुबह सुबह स्पीकर ओम बिरला ने कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 2 में वोट डाला। बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा ने दुर्गापुरा के सरकारी स्कूल में वोट कास्ट किया। वहीं पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ भी जय जवान कॉलोनी के मतदान केंद्र पर परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। और दिग्गजों को देखिए, सतीश पूनिया, अशोक लाहौटी, राजपाल शेखावत अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। और इसके बाद जब हमारे सहयोगियों से बातचीत की तो रूटीन बयान भी और साथ ही निगम की रण में जीत के दावे भी इन्होंने किए। देखिए कुछ और बेहतरीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोटा और जोधपुर की ये 2 तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जो कोटा से, उसमें आप देखिए काफी बुजुर्ग हैं, चलने फिरने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं। व्हील चेयर पर उनके परिवार वाले उन्हें लेकर आए। तो लोकतंत्र में इतनी गहरी आस्था देखते ही बनती है। और जोधपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें हमको देखने को मिली। और चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी इस वक्त जुड़ रही हैं। अर्चना शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि हमारे साथ जुड़ रही हैं। और साथ ही स्पर्धा चौधरी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक बार स्पर्धा चौधरी जी का जो डेजिग्नेशन लगाया गया है उसको चेक कर लें। वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके आगे का पोर्शन सुधारना है। बहरहाल आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत जो बड़ी खबर आई उस पर करना चाहता हूं, इसलिए ज्योति जी और स्पर्धा जी मैं आपके पास बाद में आऊंगा। पहले अर्चना जी आपके पास आ रहा हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए पहले चरण के वक्त हम इस बात को आराम से स्टैब्लिश कर ले गए कि ये नगर निगम के चुनाव को राजनीतिक दलों ने विधानसभा से ज्यादा बड़ा कर दिया और अब बाड़ेबंदी की भी खबर आ गई। 3 बसेस में भरकर बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी भेजे गए हैं
कि सेवा कैसे करना है इसका प्रशिक्षण देंगे, लेकिन जिनको सेवा नहीं आती उनको टिकट क्यों दिया था, ये अलग सवाल है। बहरहाल अर्चना जी, बाड़ेबंदी। जी सर, इस बार अगर देखें तो कहने को तो ये लोकल इलेक्शंस है, लोकल म्यूनिसिपल पॉल्स है, लेकिन जिस तरह से इसके लिए दिग्गज लोगों की जो है इमेज स्टेक पे लगी है, उसको देखकर अब जो है इसका लोकलाइज्ड इम्पैक्ट तो रगा नहीं है। क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर को देखें अगर हम, तो 2 बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुके हैं। और उनकी कैंपेनिंग के अलावा अगर हम बात करें तो 2 बीजेपी और कांग्रेस में दोनों ही जो है पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके लिए ये काफी चैलेंजिंग टाइम है। और दूसरी तरफ बात करें तो सतीश पूनिया जी के लिए भी ये काफी चैलेंजिंग है कि किस तरह से ये इलेक्शंस को अपने फेवर में वो लोग ट्विस्ट एंड टर्न करके लेकर आए। तो वो जोड़ तोड़ की जो राजनीति, अगर निर्दलीयों को देखें तो वो लोगों ने अपना खुद का चैलेंज खड़ा किया हुआ है। अगर डोटासरा जी को देखें तो उनकी वो 1 मैन आर्मी है जो उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज है। सतीश पूनिया जी को देखें तो बीजेपी में जो अभी काफी फ्रैक्शंस दिख रहे हैं कि एक बड़ा खेमा जो वसुंधरा जी का है, उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन से अपने आप को दूर रखा है, ना ऑफिस से भी और इलेक्शन के प्रोसेस और ऑफिस और प्रोसीडिंग तीनों से दूर रखा हुआ है। अब जिस तरह से ये बाड़ेबंदी की बात चल रही है, यानी राजस्थान के इतिहास में अगर हम देखा जाए तो बाड़ेबंदी एक बहुत ही बड़ा नाम उभर कर आया है। वो राज्यसभा का इलेक्शन हो, भले ही आपका असेंबली इलेक्शन की बात हो, अब ये लोकल इलेक्शन की भी बात हो रही है तो भी इसमें बाड़ाबंदी आ रही है। तो लोकल इलेक्शंस तो वो लोकल जो टच थी उसकी वो खत्म हो गई है, क्योंकि बड़े बड़े नाम उसमें उभर कर आ गए हैं। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही जो है एक प्रेसिडेंट की जो इमेज है वो उसकी स्टेक पे लगी हुई है। तो इसको लोकल इलेक्शन अगर हम नहीं बोलकर ये बोले कि ये लोकल से बड़ा अगर वो ले रहे हैं अपना रूप, तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि इवन सीएम की भी हम बात करें तो जोधपुर जो है सीएम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और जोधपुर से अगर गजेंद्र सिंह शेखावत और फिर से जो सीएम, इन दोनों की भी अगर इमेज की बात करें तो डेफिनेटली दोनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो लेट्स नॉट कॉल दिस इलेक्शंस लोकल, इनका तो नेशनल जैसा ही अभी जो है लुक एंड फील आ रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लुक एंड फील आ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह का आवरण भी, जिस तरह की ड्रेसिंग भी की गई है, वो भी अपने आप में ये दिखाती है कि कोई भी इसे हल्के में नहीं लेना चाह रहा। लेकिन स्पर्धा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। स्पर्धा जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टी के, आपकी पार्टी के जो कोर कार्यकर्ता या जुड़ाव वाले लोग माने जाते हैं, वो शहरी नहीं ग्रामीण ज्यादा है। ऐसे में आप किस फैक्टर को यूटिलाइज करना चाहती हैं, या आपको क्या लगता है इन शहर की सरकार में आप कुछ, आपकी पार्टी कोई गुल खिला पाएगी? देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोग शहरी नहीं ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा है, तो मैं पार्टी की तरफ से एक बात रखना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक मिथ्या है जो दोनों पार्टियों की तरफ से फैलाई जा रही है। क्योंकि रालोपा का जो मेन कार्यकर्ता है वो युवा है, और युवा जितना गांवों में निवास करता है उतना ही शहरों में भी निवास करता है। रही बात गांव की, तो रालोपा हमेशा किसान के मुद्दों, कांग्रेस और बीजेपी जो मुख्य पार्टियां राजस्थान में है, जिनको रालोपा के एक अस्तित्व से आपको भला बुरा कह रहे हैं। नहीं, देखिए, लोकसभा का जो साथ था वो राष्ट्रहित में था, वो एक अलग चीज है। लेकिन राजस्थान में रालोपा ने हमेशा से ही किसान और जवान की बात करी है, और इसी मुद्दे को लेके अब हम ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ या प्रदेश का हित, राष्ट्रहित क्यों नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल गलियों का हित और प्रदेश का हित भी राष्ट्रहित है, लेकिन हमारी जो शहरों में लड़ाई है वो इस बात से है कि जब कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो बीजेपी कहती है कि अगली बार हम ये करेंगे, कांग्रेस ने ये नहीं किया, और बीजेपी का बोर्ड बनता है तो कांग्रेस कहती है हम ये करेंगे, हमने ये नहीं किया। लेकिन जब काम करने की बात आती है, स्मार्ट सिटी की बात आती है, सीसीटीवी कैमरे की बात आती है, महिला सुरक्षा की बात आती है, तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में रहती है, काम की स्थिति में नहीं होती है। ठीक है। ज्योति जी, अब मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, पहले चरण में मैं इस बारे में बात नहीं कर पाया, लेकिन पहले चरण में भी ये बातें हवाओं में थी, उसके पहले भी ये बातें हवाओं में थी, और आज भी इस बात को हवा देने की कोशिश हुई है। लोगों का कहना है या चर्चाएं चल रही हैं नुक्कड़ों पर, चाय की दुकानों पर, कॉलेज कैंटीन्स में, पत्रकारों के बीच में, पार्टी मुख्यालयों के बाहर, हो सकता है पार्टी मुख्यालयों के भीतर भी,
कि ये जो वार्ड बांटे गए हैं ना परिसीमन के नाम पर, ये धर्म के आधार पर बांटे गए हैं, खासकर जयपुर में। अब देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर ऐसा किया है तो इसे मान लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र में आता है, और नहीं किया है तो क्या जवाब होगा? स्वप्निल जी, मैं ये कहना चाहूंगी, अगर ऐसा किया होता तो मैं जरूर मान लेती, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं किया गया है और किसी को भी परिसीमन में अगर आपत्ति थी या उनको लग रहा था कि कुछ इस तरह का किया जा रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो परिसीमन ऐसे सीधे नहीं होता कि इंटरनल अंदर के अंदर हो जाता है और आप कुछ आपत्ति नहीं कर सकते हो। आपत्ति करने का समय दिया जाता है और आपत्ति को सुना जाता है, उसका निस्तारण किया जाता है और उसके बाद परिसीमन को फाइनल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो परिसीमन को लेकर के जो है आपत्तियां की जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि विपक्षी पार्टी में ये बौखलाहट है कि शायद वो हार रहे हैं और वो बोर्ड नहीं बना रहे हैं अपना, उनका मेयर नहीं बन रहा है, तो वो बहाने सोच रहे हैं कि इन्होंने तो पहले से ही परिसीमन ऐसा कर दिया था, इन्होंने 2 नगर निगम इसलिए बना दिए थे, इनको तो पहले से सरकार की सोची समझी बात थी और इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कांग्रेस का भी है, अगर किया है तो रणनीति के हिसाब से ये स्मार्ट मूव ही है, इसमें कोई शिक्षित या राजनीति का जानकार व्यक्ति कमी नहीं खोज सकता, इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर किया है तो स्मार्ट मूव है। नहीं स्वप्निल जी, लेकिन मैंने यही कहा आपको कि अगर किया होता तो हम जरूर मान लेते, लेकिन हमने इसको राजनीतिक दृष्टि से किया ही नहीं है और हमारे पास इसके पूरे कारण, जैसे मैंने परिसीमन को लेकर के आपको पूरी वजह बताई, इसी तरीके से दो जो निगम बनाए गए हैं उसको लेकर के भी क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं इसी बात को लेकर के। लेकिन हम सब जानते हैं कि जयपुर का जो हेरिटेज है, जो विरासत है, वो विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन परिसीमन से इनडायरेक्ट फायदा तो पार्टी को नजर आ रहा है कि नहीं, कि वो भी नहीं मानेंगे आप? अच्छी बात है, ये अगर ये हो रहा है तो ये अच्छी बात है, और अगर ये पार्टी, ये बात आप पत्रकार भी मान रहे हैं और विपक्षी पार्टी भी मान रही है, इसका मतलब तो हम सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ, हमारा बोर्ड और हमारा मेयर बनने जा रहा है। हमारा वोट का मुझे नहीं पता किस ओर पड़े, लेकिन जो कोर वोट बैंक माने जाते हैं उसके हिसाब से तो आपको थोड़ा फायदा पहुंचता तो दिखता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय कोई पर्टिकुलर कोई वोट बैंक की बात करना तो उचित ही नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में कोरोना काल में जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई व्यक्ति भूखा न सोए उस मिशन के साथ काम किया, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, बहुत सारे भामाशाह, बहुत सारे लोग जुड़े, वो तभी जुड़ते हैं जब विश्वास होता है, जब लगता है कि सरकार काम कर रही है और सरकार उन तक पहुंचना चाह रही है। जो लोगों को घर तक पहुंचाने का काम किया है, जो वृद्धावस्था विधवावस्था पेंशन सही समय पे देने का काम किया गया है, जो सैनिटाइजेशन का काम किया गया है, आरएसएस के कार्यकर्ता भी कर रहे थे, वो स्वतः भी करते हैं। नहीं, आप खुद देखेंगे। लेकिन ठीक है, मैं आता हूं आपके पास ज्योति जी, आगे भी आऊंगा, चर्चा काफी लंबी चलनी भी है। रामलाल जी, आपके पास आ रहा हूं। आज भी आपके 1-2 लीडर्स मुझे पोलिंग बूथ, मैं पहले तो सॉरी कह लेता हूं रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। पहले राउंड में मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, आप मेहमान हैं हमारे। अब मैं रामलाल जी सवाल पूछता हूं कि देखिए, पोलिंग बूथ के बाहर आज आपके 1-2 लीडर्स ने फिर वो धर्म के आधार पर वार्ड बांटे वाले बयान दिए हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि बीजेपी सबका साथ की बात करती है जी, तो बढ़ भी गए वार्ड अगर उस आधार पर, तो इतना अटैकिंग होने की जरूरत क्या है? आप तो सबका साथ है। देखिए स्वप्निल जी, मैं ये कहूंगा कि जो अभी ज्योति जी कह रही थी कि साहब हमने तो हमारी पारदर्शिता के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम करने का एक प्रयास किया था और उसी के आधार पे हमने काम किया है। मैं कहता हूं कि ज्योग्राफिकल अगर तरीके से देखें, आमेर विधानसभा के 4 वार्ड हैं, ठीक है, और आमेर के बाद में एडजॉइनिंग उसके विधानसभा शुरू होती है विद्याधर नगर। विद्याधर नगर से स्टार्ट होके पूरा जयपुर के परिक्रमा लगा के और आप आ जाओ मालवीय नगर बगरू विधानसभा। बगरू विधानसभा का लास्ट वार्ड है वो टच हो रहा है आगरा रोड से, आगरा रोड और आमेर, उसके अंदर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी बसती है। पूरे जयपुर की परिक्रमा लगाकर ज्योग्राफिकल तरीके से आपने वार्डों को बंटवारा करने का काम किया। आपके मन में अगर इच्छा होती तो आप 150 वार्ड तो मांगी गई होंगी, आप 125 वार्ड कर देते। आप मालवीय नगर, आपत्तियां सब दी है, आपत्तियां सब दी गई है हमारे द्वारा, लेकिन आपत्तियों को सरकार ने नजरअंदाज करने का काम किया है। सरकार तो वन वे ट्रैफिक चलाना चाह रही है ना, जिसके अंदर जन भावनाएं आहत होने का काम हो रहा है, जनभावना समावेश नहीं, आहत होने का काम कर रहा है। और अभी ज्योति जी कह रही थी कोरोना के दौरान, कह रहा हूं ना, बिल्कुल सरकार ने काम किया है, बेहतरीन काम किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन धन्यवाद इस बात का दूंगा कि कोरोना के दौरान भी तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पे आपने काम किया है।
ना कि जनभावनाओं के आधार पे आपने काम किया है। मैं आपसे कह रहा हूं रामलाल जी, स्वप्न जी, बयान मैं था फिर कि कह रहा हूं धर्म के कि आधार पर कोरोना के बांटे। दौरान भी सरकार ने जो आप काम किया है- ज्योग्राफिकल तर्क तो सवाल पूछे जाने पर देते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं वही पहला कह रहा हूं। रिएक्शन आपका धर्म के आधार पर बिल्कुल, होता है। मैं वही और मैं कह रहा हूं कि कि अगर धर्म हो के भी रहा है धर्म के पे आधार कुछ पर, की तो आप तो राजनीति के सबका आधार साथ के की ऊपर बात कर बंटवारा रहे हैं करने ना, का काम किया। फिर डरने की जरूरत मैं क्या क्या कह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे के आधार पे, वोट बैंक की राजनीति के आधार पे, अपने स्वार्थ की पूर्ति के आधार के ऊपर हाँ। इस दोनों नगर निगमों का बंटवारा करने का काम किया। अगर ये चाहते तो मालवीय नगर के अंदर 26 वार्ड है, मालवीय नगर विधानसभा को भी ये हेरिटेज के अंदर शामिल कर लेते, दोनों जगह 125 वार्ड हो जाते, लेकिन इन्होंने वो करने का काम नहीं एक किया। भी आपत्ति अगर लिखित में हो जो दी गई हो, जिस पे सुनवाई और शिकायत ना हुई हो, तो आप जरूर बताएं, क्योंकि केवल आरोप मैं लगा ज्योति देने जी से तो वही काम कह रहा हूं नहीं आपको। मैं एक आपने बार- एक भी सैकड़ों शिकायत आपत्तियां आपके प्रशासनिक आपकी अधिकारियों लिखित के में पास दी दर्ज गई है। हो आप और आंकड़े उस उठाकर पे देख लो, शिकायत का आपत्तियां निस्तारण दर्ज ना कराई है। किया गया ठीक है, हो, ठीक है। तो आप जरूर ये आरोप लगा सकते नहीं, ठीक है। हैं, लेकिन अगर शिकायत को सुनी गई हो, उसका निस्तारण किया गया है, इंटरेस्टिंगली तो फिर ये देखिए, आरोप जो लगाया जाना सरकार में उचित होता नहीं। है हम जी, उसी मैं को आधिकारिक आरोप बयान इससे मानते आगे भी लगा रहा हैं। हूं। रामलाल जी मेरी बात सुनिए, आपने रामलाल एक जी मेरी कॉलोनी बात के दो सुनिए, एक टुकड़े बहुत कर अच्छी दिए, बात मैं यहाँ पर एक बोलने गली के वाला दो हूँ, जिससे टुकड़े मुझे कर लगता है दिए। हर कोई सहमत भी होगा। हमने आपत्ति लगाई रामलाल जी है। 2 मिनट, आपने ज्योति परिशीलन जी के 2 बाद मिनट, में भी वार्डों मैं के एक बहुत मतदाताओं अच्छी को बात दूसरे बोलने मतदाताओं वाला हूँ, को मुझे दूसरे लगता है कि मतदाताओं आप लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे। जो सरकार में होता है ना, वो आधिकारिक बयान होता है। जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो जो बयान देगी वो आधिकारिक, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वो जो बयान देंगे आधिकारिक। केंद्र में जो विपक्ष में वो कहता है सरकार हमारी सुनती नहीं, हम आपत्तियां देते हैं, उस पर वो ध्यान नहीं देती। प्रदेश में भी वही हो रहा है। ये टिट फॉर टैट चल रहा है आप लोगों के बीच में। ये एक वो बहुत अच्छी बात है जो अब धीरे धीरे सबको समझ में आने लगी है, लेकिन जवाब इसके आगे भी चाहिए जो मैं आप लोगों से और पूछूंगा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मतदान जारी है, न्यूज 18 राजस्थान पर महाकवरेज जारी है और साथ ही मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं और उनके साथ मेरी चर्चा भी जारी है। ब्रेक की वजह से मुझे वो परिसीमन वाला टॉपिक बीच में थोड़ा सा रोकना पड़ा, लेकिन मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूं। मैं आपके पास था रामलाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि चलिए परिसीमन हुआ, मान लिया जाए कि एक ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक रहा जो कि कांग्रेस कह रही है कि नहीं है, पर मान लेते हैं कि वो नहीं है या है, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप उसमें फंस गए। पहली बार ऐसा है कि आपके टिकट के नाम पढ़ते हैं तो अल्पसंख्यक नाम इतने नजर आते हैं, नहीं तो आप विधानसभा लोकसभा या किसी भी स्तर पर इतने अल्पसंख्यक खड़ा नहीं करते हैं। आप फंस गए उस रणनीति में। देखिए स्वप्न जी, ऐसी बात नहीं है। हर चुनाव की एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन के आधार के ऊपर टिकटों का वितरण किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी अभी से नहीं, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है। अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, पंचायत समिति के चुनाव हो, सबके अंदर भारतीय जनता पार्टी पर पिछली बार इतने नहीं थे। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इसी शहर में इसी निगम के लिए इतने नहीं थे। अब की बार भी टिकट दिए, लेकिन पिछली बार तो वोट ही कम थे ना, 91 वोट पूरे से थे। अब 250 वार्ड है, इसलिए 250 वार्ड हो गए, इसलिए टिकट आपको अधिक लग रहे हैं। बाकी टिकट तो पिछली बार भी हमने दिए थे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो कि सब परिसीमन को लेकर जो आप आपत्तियां दर्ज करा रहे हो वो आपत्तियां निराधार है। पहले कांग्रेस के ही नेताओं ने बयान दिए कि अब की बार जयपुर के वासियों को सीधा मेयर चुनने का मौका देंगे। फिर इन्होंने सर्वे करवाएगा, ये इनकी जांच एजेंसियों ने इनको रिपोर्ट दी होगी कि आप सीधे चुनाव के अंदर आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हो। फिर इन्होंने कहा कि 91 से हम 150 वार्ड करेंगे, फिर 150 वार्ड का परिसीमन शुरू कर दिया गया। फिर 150 वार्डों में ये तो आपकी मुफीद सोच है ना, रिपोर्ट दी होगी आप तो हमेशा से इस पक्ष में रहे कि पार्षद मेयर चुने, आप ये चाहते नहीं कि जनता मेयर चुने। लेकिन मेरी बात सुनिए तो सही। फिर इन्होंने कहा कि नहीं साहब, वार्ड के जो मेंबर जीत के आएंगे वही मेयर चुनने का काम करेंगे। फिर इनको लगा कि 150 जो पार्षद जीत के आएंगे उसमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के जीत के आएंगे, उन पार्षदों के आधार पे आप मेयर नहीं बना पाओगे। रामलाल जी, बात तो वही रह गई ना कि जब मेयर जनता चुनती थी तब आपको लगा कि कहीं हमारा पर्सन न चुना जाए, इसलिए आपने पार्षद वाला पैटर्न कर दिया था। ये तो सरकारें जो रहेंगी वो अपने हिसाब से निर्णय लेंगी, ये तो मैं शुरुआत से कह रहा हूं। ज्योति जी कुछ उस पर कमेंट कर रही है, कर दीजिए, फिर मेरे को स्पर्धा जी से सवाल पूछना है। ज्योति जी क्या कमेंट कर रही है आप? स्टैंड नहीं है ना स्वप्न जी, मैं ये कह रहा हूं, स्वप्न जी मैं कह रहा हूं कि सरकार जो निर्णय ले रही है उस निर्णय के ऊपर भी स्टैंड नहीं है। ठीक है, सीधे चुनाव ज्योति जी रिप्लाई करें, फिर मेरे को स्पर्धा जी से पूछना है। नगर निगम करेंगे।
देखिए, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप ऐसा क्यों कह रहे। जब डायरेक्ट इलेक्शन भी हुआ था और कांग्रेस ने उसका पक्ष रखा था, और तब भी पांचों के पांचों मेयर उस समय जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के जीत करके आए थे, तो हमारे लिए तो फेवरेबल ही सिचुएशन थी। बात यहाँ पे सिचुएशन फेवरेबल होना या अनफेवरेबल होना तो है ही नहीं, बात यहाँ पे सिचुएशन है। डिस्कशंस में बहुत सारी बातें सामने आती है और उसमें 2 नगर निगम बनाए गए हैं। इसमें कोई मुझे लगता है इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, क्योंकि जयपुर शहर बड़ा शहर है, अलग अलग। ठीक है, लेकिन इसी परिसीमन पर क्या आरएलपी भी कुछ सोच रही है? स्पर्धा जी, मैं 2 बातें आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस एक तरह से वन मैन पार्टी है, केंद्र में राहुल गांधी, प्रदेश में अशोक गहलोत। बीजेपी भी लगभग एक तरह से वन मैन पार्टी है, केंद्र में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके साथ आप उनके करीबी अमित शाह को भी जोड़ सकते हैं, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहलाते हैं, लेकिन वन मैन पार्टी। और प्रदेश में इस बार सतीश पूनिया पिछले 1 साल से वन मैन पार्टी नजर आ रही है। आपकी पार्टी भी तो वन मैन पार्टी नजर आती है। और दूसरा, परिसीमन पर आपकी पार्टी की क्या सोच है? देखिए स्वप्निल जी, परिसीमन की बात करें तो दोनों ही वक्ताओं ने अभी कहा कि हम परिसीमन के पक्ष में है, एक कहता है विपक्ष में है। तो कांग्रेस भाजपा जब भी अपनी सरकारें बनाती है परिसीमन अपने हिसाब से करती है। ठीक है। तो आरएलपी सिर्फ इतना ही कहती है, क्या परिसीमन जाति के धर्म पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किया जाना चाहिए या विकास के आधार पे किया जाना चाहिए? ये तो एथिकल बात हो गई। जो नगर निगम के चुनाव में ये तो एथिकल बात हो गई, पार्टी की सोच नहीं। पार्टी को परिसीमन सही लगा या नहीं लगा? देखिए, पार्टी को परिसीमन सही लगा या नहीं लगा, बात ये नहीं, बात ये है कि आपने परिसीमन करके वार्ड छोटे किए हैं। आपने जयपुर जिले का जो महापौर का दायरा था वो कहीं ना कहीं आपने नहीं बढ़ाया है। तो ये परिसीमन आप करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ेगा कि जब आप बोर्ड बनाएंगे तो बोर्ड बना के आप जनता के लिए कितना विकास कर पाएंगे। बात मुद्दा ये है। मैम, आपकी बात मान ली। देखिए, पार्षद को मिलने वाली राशि कम हुई क्या? अगर वार्ड छोटा हुआ है तो वो ज्यादा पैसा एक छोटे वार्ड पे लगा पाएगा, ये नॉर्मल समझ कहती है। मैं ये कह रहा हूं कि धर्म के आधार पर बांटा गया या नहीं बांटा गया, इसे लेके आपकी पार्टी की कोई तो सोच होगी। और दूसरा, वन मैन पार्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, धर्म के आधार पर नहीं है। अगर कोई भी परिसीमन अगर कोई भी बैठ के करता है तो वो विकास के आधार पर ही होता है। मैं इस चीज में सहमत हूं। और वन मैन आर्मी की जो आप बात कर रहे हैं, आरएलपी में कहीं भी ऐसा नहीं है। आप देखेंगे आरएलपी में हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटे तबके का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, हर व्यक्ति को बराबर का तजव्वुद दिया जाता है। ठीक है। अर्चना जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये पूरे परिसीमन पर चर्चा और आपने तीनों पोर्शंस को सुना। मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी ने कुछ किया भी है, वो स्वीकार करे या ना करे, अंतर क्या पड़ता है। लेकिन कुछ स्थितियां किसी के फायदे में तो हर साल, हर बार, हर तरह के निर्णय में नजर आती हैं। अर्चना जी। जी सर, ये जो परिसीमन का इशू है, ये डेफिनेटली अगर हम बोलें तो वार्ड्स में जो जिस तरह से दोनों पार्टीज एक दूसरे को बोल रही हैं, लेकिन इतिहास इस चीज का भी गवाह है कि जब जब दोनों पार्टीज का अपने स्टेट गवर्नमेंट रही है, तब तब परिसीमन जो है उनकी खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही हुआ है। और अगर तो उसके साथ आपको लगता है कि अगर ग्रोथ हो रही है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अगर जिस तरह से अभी ज्योति जी बोल रही थी कि अगर हाँ हेरिटेज है, और अगर हेरिटेज के अकॉर्डिंग अगर बोर्ड बनता है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ होता है, तो यानी हम उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो चीजें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन नहीं हुई हैं। अगर हम जयपुर का हेरिटेज की लुक की बात करें तो वो कहीं ना कहीं क्लस्टर डेवलप होते गए हैं। और आप कास्टिज्म की उससे बात करें तो उसमें भी दिख रहा है कि डेफिनेटली जो वार्ड्स के सेगमेंटेशन हुए हैं वो कास्ट को ध्यान में रखते ही किए गए हैं, भले ही वो कोई से भी पार्टी हो। तो यानी आप अगर कर रहे हैं उस चीज को अगर जस्टिफाई करके रखें, तो मुझे लगता है वोटर्स का जो इंटरेस्ट है, ट्रस्ट है, वो आपकी पार्टी में डेवलप होगा। अगर आज हम बात करें तो हेरिटेज की, अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें, पिछली बार तो वो वोटिंग परसेंटेज वाज टू लो, काफी कम हुआ है। और अभी भी अगर हम बात करें तो 3-3.5 बजे तक जो वोटिंग परसेंट है, वो भी हम लोग बहुत ये नहीं बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि वोटिंग परसेंट काफी मुझे लगता है कि कोरोना काल के हिसाब से ठीक ठाक भी है मैम। मुझे लगता है कोरोना काल के हिसाब से ठीक ठाक भी है मैम। हाँ, लेकिन वो क्या रंग दिखा सकता है, इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आंकड़े कम नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर मेरा एक सवाल और है आपसे अर्चना जी, और वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, मान लीजिए हम कई बार मार्केट जाते हैं, हम सब्जी खरीदते हैं, या घर के बाहर कोई सब्जी वाला आया और हम सब्जी खरीदने जाएं और वो 3-4 रुपए की मिर्ची या 2-3 रुपए का धनिया देते तो बड़ा एक्साइटमेंट फील होता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये परिसीमन की बात चर्चा में आई थी, लोगों ने भुला दिया था हाइब्रिड फार्मूला, लेकिन हाइब्रिड फार्मूला उसी मुफ्त की तरह की चीज की तरह हवा में डाला गया, ताकि और भी जो मशीनरी के पार्ट्स हैं
वो एक्टिव रहें, एक्स्ट्रा एक्टिव रहें। सर एक बार फिर बोले कि आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, हेलो। अभी अभी सुन पा रही हैं आप मुझे? जी जी हाँ, वाइब्रेट हो रही है आवाज थोड़ी सी। जी बोलिए सर। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे सब्जी खरीदने के बाद वो 2-3 रुपए का धनिया या मिर्ची जो फ्री में मिलती है और वो एक एक्साइटमेंट बढ़ाती है, ठीक वैसे ही हाइब्रिड फॉर्मूला तो था, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों ने भुला दिया था या लोगों को पता नहीं था, एकाएक उसको हवा में लाया गया ताकि जो लोग अपनी ताकत झोंके ना, वो उस ताकत में एक्स्ट्रा फ्लेवर भी डाल दें। तो ये एक चीज जरूर उस रणनीति के साथ मैंने देखी। जी सर, ये तो जो आप बोल रहे हैं कि हाँ हाइब्रिड फॉर्मूला लेकर आए, हाइब्रिड फॉर्मूला पे काफी बहस हुई। हाइब्रिड फॉर्मूला एक जो पहले पार्टी प्रेसिडेंट थे उसके ऊपर भी काफी बहस हुई, उसके बाद डेफिनेटली लोग भूल गए। फिर से हाइब्रिड फॉर्मूला जो लेकर आए हैं एक इंक्विजिटिवनेस तो बढ़ाएगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है पार्टी के अंदर उसके लिए भी अभी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। और अगर हम पार्टी वर्कर्स से ही बात करें तो सब लोग एक ही उस पे नहीं जा रहे थे। कुछ लोगों के अभी भी उसमें क्वेश्चन मार्क्स थे, उन लोगों के अपने इशू थे। लेकिन हाँ डेफिनेटली जनता जनार्दन का जब उसके ऊपर रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि इस हाइब्रिड मॉडल ने उसके बीच में एक्साइटमेंट का काम किया है या डिटरेंट फैक्टर यानी प्रोहिबिट किया है ग्रोथ को किसी पार्टी की एक पर्टिकुलर। ठीक है, अब वो दूसरी चुनौती जिनसे राजनीतिक दलों को जूझना पड़ रहा है और उससे वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, उस पर भी मैं बातचीत आगे बढ़ाना चाहता हूं। रामलाल जी, मैं इस बार शुरुआत आपसे करूंगा मेरे दूसरे टॉपिक की। मैं बात बागियों की करना चाहता हूं। एक तरफ आपकी पार्टी ने नाम वापसी का दिन जो था उस दिन शाम को यह कहा कि 95% बागी हमने मना ली है। आज सतीश पूनिया जी ने कहा लगभग 70 से 80% बागियों को हमने मना लिया। ये एकाएक 15% कहां से आ गए? ये 15%, 20 से मतलब 15 से 25% का डिफरेंस कैसे बन गया साधारण मैथ्स में? देखिए सुब्रल जी, बागियों के हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो कार्यकर्ता है, दूसरा वो कि वो भारतीय जनता पार्टी के दायित्व के ऊपर निर्वहन कर रहा है, कोई ना कोई जिम्मेदारी लेके काम कर रहा है। हमने बात उनकी की थी कि जो दायित्व लेके जो काम कर रहे हैं, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई महामंत्री है, अच्छा। कोई अन्य शक्ति केंद्र प्रमुख है, जो दायित्व लेके काम कर रहे थे उनको मनाने का काम हमने किया था। लेकिन कुछ कार्यकर्ता हमारे ऐसे भी थे जो भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता है लेकिन किसी पद और दायित्व के ऊपर नहीं थे। तो उन कार्यकर्ताओं के ऊपर हमने बाद में भी कार्रवाई की और कार्रवाई करने के उपरांत कुछ कार्यकर्ताओं को लगा ऐसा कि साहब गलत तरीके से फीडबैक जो आया था वो ठीक नहीं था, तो उन्होंने हमारे सुधार करने का काम भी किया। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए अभी ज्योति जी भी कई बार अपने टीवी चैनल के माध्यम से कह चुकी है कि ये छोटा चुनाव है। छोटे चुनाव के अंदर कार्यकर्ता अपेक्षा और उम्मीद ये रखता है कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए। 5 से 10 साल तक काम करने के बाद में अब जो मौका मिलेगा वो मौका तो सिर्फ एक को ही मिलेगा ना, अन्य को मौका नहीं मिल सकता है। और इस वजह से कुछ कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी आके और कुछ भावनात्मक लेकिन सर आप वो मैं कह रहा हूं 70 to 80% और 95% के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा समझाइए मुझे, क्योंकि आपने उस दिन क्लियर नहीं किया था, आज मौका कर दीजिए क्लियर। स्वप्न जी, जो मैंने कहा है कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे, हमने जो बात कही थी उस दिन, वो बात इस आधार पे की थी कि जो हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंडल के अध्यक्ष हो, जिले के उपाध्यक्ष हो या शक्ति केंद्र के प्रमुख हो या वार्ड के अध्यक्ष हो, जो दायित्ववान कार्यकर्ता थे उनको 95 हमने मनाने का काम किया था। लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको दायित्व नहीं था लेकिन पार्टी के साधारण कार्यकर्ता थे, तो उन कार्यकर्ताओं की बात के अंदर जब चर्चा हुई, जब नीचे तक से रिपोर्ट आई, तो उन रिपोर्टों के अंदर वो कार्यकर्ता थे जिनके पास दायित्व नहीं था लेकिन वो कार्यकर्ता थे, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की, जो आपको भी पता है। तो मतलब दायित्व वालों पर कार्रवाई नहीं की, जो सिंपल कार्यकर्ता थे उनको लपेट दिया। पार्टी के नहीं, दायित्ववान कार्यकर्ताओं को तो मनाने का काम हमने किया था और उसके बाद भी जो नहीं माने, तो नॉर्मल कार्यकर्ता के साथ भेदभाव नहीं हो गया सर ये? और निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से भेदभाव वाली बात नहीं है। नॉर्मल कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी हमने जो कार्रवाई की है, ऐसा नहीं है, कार्रवाई हमने सबको समान रूप से की है। ठीक है, लेकिन ये छोटा चुनाव है। छोटे चुनाव में दूसरी बात जो अब की बार हुई, पहले जो छोटा चुनाव सर, वहां सरकार ने एक एक कद्दावर चेहरे लगा दिए, यहाँ आप 3 केंद्रीय मंत्री लेकर आ गए और आप कह रहे हैं कि छोटा चुनाव था। ये कोई छोटा चुनाव नहीं था, आप भी जानते हैं इसका मैसेज कहां तक जाना है। ज्योति खंडेलवाल जी, अब मुझे ये बताइए, आपने पिछली बार मेरे साथ चर्चा के दौरान ज्योति खंडेलवाल जी के कहा था कि कांग्रेस किसी चुनाव को भी हल्के में नहीं लेती है, हर चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि इस बार आपने बागियों पर कार्रवाई नहीं की है तो विधानसभा के भी और लोकसभा के भी बागियों पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो भी आपके अपने होंगे? देखिए वो तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, कोई भी चुनाव हल्के में लिया नहीं जाना चाहिए। और खासतौर से शहरी सरकार का जो चुनाव है, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायत और शहरी जो निकाय उनको सरकार का दर्जा दिए जाने का काम राजीव गांधी जी ने किया, और वो बहुत जरूरी है कि उसको एक सरकार का दर्जा मिले। और अगर पार्टी उसको गंभीरता से लेती है तो एक अच्छी बात है। सरकार, शहरी सरकार को जितना पार्टी गंभीरता से अनुशासनहीनता स्वीकार कर ली, उनके प्रतिनिधि मजबूत होंगे, मेयर इस बार अनुशासनहीनता स्वीकार क्यों की? अनुशासनहीनता मैं ये कहना देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगी अनुशासनहीनता कुछ तो हुई है, क्योंकि वो तो स्वीकार क्यों की गई? जो अभी बात हो रही थी वो यही कारण था कि इस बार राजस्थान में नहीं स्वीकार की जाना और नहीं किया जाना, तो अभी मैं इसको ऐसा तो नहीं कहूंगी, पूरी तरह से नकार भी नहीं सकती हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि हाँ, इस बार राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत भारी उत्साह था और हमारे टिकट के समय पे उत्साह देखने को तो क्या आप सेफ चल रही हैं? तो क्या पार्टी सेफ चल रही है? ज्योति जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो हमने जिसको टिकट दिया वो हार गया और बागी जीता तो वो अपना है, लेकिन हमारा टिकट वाला जीत गया तो वहां से बागी को हम निकाल फेंकेंगे। देखिए, मेरे को नहीं लगता कि हमको इतना कोई सेफ चलने की कोई जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टी एक तरफा बोर्ड बनाने जा रही है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे चर्चा में कहा है कि मैं तो उन क्षेत्रों में मैं जहां रहती हूँ वो भी ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां पर बीजेपी अपना गढ़ समझती है, वो समझती कोई भी कार्यकर्ता खड़ा कर तो जीत जाएगा, वहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, कांग्रेस एक तरफा जीत करके आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कॉन्फिडेंट है कि हमारे जो हमको एक तरफा हमको बोर्ड तो स्पर्धा जी मुझे बताइए, आप इतनी देर से डिबेट में बैठी हैं और आप देख रही हैं कितनी चीजें चल रही हैं, इनके बीच में फिलहाल आरएलपी अपने आप को कहां पा रही है? आप समझ रही हैं कितनी चीजें गलियों के भीतर छिपी हुई हैं, कितना पानी गंगा में बहा है, उसमें से आप अपने हिस्से की एक बाल्टी निकाल पाई हैं? ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्योति जी और रामलाल जी दोनों ही कह रहे हैं कि ये छोटा चुनाव है। आपने मुझसे पूर्व में भी प्रश्न किया कि जब राष्ट्रहित की बात होती है तो ये गली मोहल्ले के चुनाव भी क्या राष्ट्रहित में नहीं है? तो जब लोकतंत्र में किसी भी चीज की नींव रखी जाती है, सरकार बनाई जाती है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सबसे पहले छोटे चुनाव की होती है, चाहे वो निगमों के चुनाव हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो। अब रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, तो ये आप और मैं नहीं, भली भांति हर इंसान जान रहा है कि ये चुनाव पार्टियां ना लड़के पार्टियों के अंदर ही दो दो चेहरे लड़ रहे हैं। जैसे कि भाजपा में देखेंगे तो सतीश पूनिया जी अपने आप को हाईकमान के सामने प्रोफाइल बढ़ाने में लगे हुए हैं, उधर दूसरी तरफ वसुंधरा जी को दरकिनार किया गया है, इधर देखेंगे तो सचिन पायलट जी को दरकिनार किया गया है और अशोक गहलोत जी अपने हाईकमान को खुश करने में लगे हुए। पर वसुंधरा जी को तो आपकी पार्टी खुद ही लपेट देती है। कोई भी व्यक्ति, कितनी बार तो वसुंधरा जी पर आपकी पार्टी ने आपत्ति खुद ही उठाई, अगर वो साइडलाइन हुई भी है तो ये तो आपके लिए खुशी की बात हुई। तो हम तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विपक्ष हैं, हम तो उनको भी लपेटेंगे, गहलोत जी को भी लपेटेंगे, लेकिन अगर इनकी पार्टी खुद के नेता को, जो उनकी मुख्यमंत्री रही है, साइडलाइन करती है तो वो कहां तक ठीक है? आप रामलाल जी हम लोग सर लोकसभा का चुनाव आएगा, आप दोनों बड़ा आपस में प्यारा प्यारा बोलने लगेंगे, अभी ग्राम पंचायत का चुनाव आगे और आना है और छोटे चुनाव होने हैं, ऐसे में अभी फिलहाल आप एक दूसरे पर क्योंकि विरोधी की तरह वहां खड़े होंगे इसलिए आराम से एक दूसरे को बोल ले रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, हनुमान लोकसभा चुनाव के वक्त आप दोनों बड़ा प्यारा प्यारा मीठा मीठा बोलने लगेंगे आपस में। कह रहे हैं कि हम लोग स्वयं आरएलपी हर जगह पे, हर जिला परिषद, हर पंचायत मुख्यालय पे खुद चुनाव लड़ रही है, हम किसी के साथ अलायंस नहीं कर रहे हैं। अगर बीजेपी वाले कोई भ्रम फैला रहे हैं तो वो अपनी चीजें खुद देखें। हम देखिए, मैं एक बार फिर लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए सबसे पहले तो पगडंडियां शुरू होती हैं जो गलियों में बदलती हैं, फिर गलियां मोहल्लों के बीच में सड़कें होती हुई जाते हुए कुछ स्टेट हाईवेज पर मिलती हैं और फिर स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे में बदलते हैं, तब जाकर राष्ट्र बनता है। इसलिए हर चुनाव को बेहद रणनीति के साथ ही लड़ा जाता है राजनीतिक दलों द्वारा। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मतदान जारी है और मतदान प्रतिशत के आंकड़े भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और इसी के साथ महा कवरेज उसके पहले, मतदान शुरू होने के पहले से शुरू हो गया था, चालू है और बहस भी चल रही है। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। मुझे लगता है अब
थोड़ी बात मुझे इस बात की भी करनी चाहिए कि कुछ बहुत व्यवहारिक चीजें होती है, हर चीज पॉलिटिकल हो ये जरूरी नहीं है, कुछ व्यवहारिक चीजें भी होती है और उन्हें सवालों का हिस्सा बनना चाहिए, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। और ये सवाल मेरा तीनों पॉलिटिकल गेस्ट से रहेगा। सबसे पहले ज्योति जी मैं आपसे पूछ लेता हूं, देखिए पोलिंग बूथ के बाहर पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं जिनसे लोग आकर अपनी पर्चियां लेते हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स है वहां पर्चियां लेने वालों का जगह जगह से? अगर आप तक जानकारी कोटा और जोधपुर से भी पहुंची हो तो मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत सारे मैं भी कुछ बूथ्स पर गई हूँ, कुछ जानकारी मुझे भी मिली है। मैं यूं तो नहीं कहूंगी कि पूरी जानकारी मुझे इस समय कोटा जोधपुर की भी है कि वहाँ कैसा चल रहा है बूथ पे, अगर हम माहौल अगर देखते हैं तो। लेकिन अगर जयपुर की अगर मैं विशेष रूप से बात करूँ तो निश्चित रूप से माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम वो वार्ड्स, देखिए ये बात सही है कि ग्रेटर हमारे लिए ज्यादा बड़ी चुनौती था, क्योंकि यहाँ पर हमारे विधायक जीते हुए नहीं थे और हेरिटेज में हमारे विधायक जीते हुए थे। तो इस बात का जो एक फायदा जो मिलता है वो हमें ग्रेटर में उतना नहीं मिला, तो इसलिए हमें ज्यादा चुनौती भरा तो था। लेकिन वो जगह जहां पर हम ये देख रहे थे कि तो दूसरे के खेमे में आपको क्या सन्नाटा नजर आ रहा था या विधानसभा के वहां पे भी अच्छी स्थिति है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि कंप्लीट स्थिति तो पूरा एक बार शाम तक स्थितियां जब सामने आ जाएंगी तभी बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है इस बारे में। लेकिन ये जरूर कह सकती हूं कि निश्चित रूप से हम विपक्षी पार्टी से ज्यादा भारी नजर आ रहे थे, ज्यादा उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी, कांग्रेस के टेबलों में भी और कांग्रेस के रामलाल जी कुछ कहेंगे? वोटर्स में भी नजर आ रहा था। कैसा रहा आपका वो टेंट्स या पोलिंग एजेंट्स, लोग पर्चियां लेने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो आपको दूसरे खेमे में क्या नजर आ रहा है? देखिए स्वप्न जी, स्वप्न जी सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो मैंने बात की थी कि ये छोटा चुनाव है, छोटा चुनाव का अभिप्राय ये था कि पहले 91 वार्ड थे, उन एक वार्ड के अंदर मतदाताओं की संख्या 80 से 90,000, कहीं तो 1 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या थी। अब वार्डों की संख्या कम होने से मतदाताओं की संख्या कम होगी, वार्ड अधिक होने की वजह से। और अब ये कि देखिए कई वार्डों में 6,000 की मतदाता है, कई इसमें 10,000 के मतदाता है। छोटा चुनाव, छोटा वार्ड होने की वजह से कई कार्यकर्ताओं की अपेक्षा बढ़ जाती है कि छोटा चुनाव है, हर घर से मेरा संपर्क है। इसलिए जो बात जो मैंने पहले कही थी कि साहब कार्यकर्ताओं इंडिपेंडेंट लड़ने की जो मानसिकता क्यों बनी, नहीं तो रही बात है कि मतदाता पर्चियां, अब जब मतदाता कम हो गए तो अब तो आप ज्यादा आसानी से पता लगा सकते हैं, आपके लोग आपको बता तो रहे होंगे कि पर्चियां लेने लोग कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं और दूसरे खेमे में क्या नजर आ रहा है। वही मैं बता रहा हूं, जो हकीकत है स्वप्न जी, जो हकीकत है वो मैं बयां कर रहा हूं। देखिए मतदाता पर्चियां बांटने का काम जो भी उम्मीदवार है, चाहे वो दोनों ही पार्टी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो इंडिपेंडेंट हो, सभी अपने अपने तरीके से मतदाताओं की पर्चियां घरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इन चुनाव के अंदर जिनके घर पे पर्चियां पहुंच गई वो बूथ के ऊपर नहीं आते, बूथ के ऊपर वही आते हैं जिनके पास पर्चियां नहीं होती है। और जब पर्चियां नहीं होती है वही बूथ के ऊपर आने का काम करते हैं। ये भी जरूरी नहीं है, आज का मतदाता इतना शार्प है और वो इतना है कि पर्ची कहीं से लेगा वोट कहीं दे के आएगा, वो बात अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक आ रहा है 100% में दावे के साथ कह रहा हूं कि दोनों ही जगह स्वप्न जी भारतीय जनता पार्टी मेयर बनाएगी। अब ज्योति जी आशावान है, होना भी चाहिए, इनको आशावान रहना चाहिए। लेकिन ज्योति जी से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, पौने 2 सालों के अंदर जयपुर के अंदर एक काम बता दो जिसका फाउंडेशन आपने किया हो कि ये हमारी बड़ी स्कीम थी, बड़ी योजना थी, जिसका फाउंडेशन हमने किया। ठीक है, नहीं लेकिन अगर वो अभी काम गिनाने लगेंगे तो उससे वोट प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आपका ये सवाल मैं फिलहाल नहीं लूंगा। रामलाल जी आप भी जानते हैं, अगर मैं ये जवाब लेने लगा तो उससे वोट प्रभावित होते हैं और फिर मेरे को भी नोटिस आएगा, जैसे आपकी पार्टियों को नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने आपको, दिया कुमारी के नाम पर और ज्योति खंडेलवाल जी को, उनकी पार्टी को प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम पर, वो इसलिए उसमें नहीं जाता मैं, उससे वोट प्रभावित होते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं। इस सवाल को मैं फिलहाल नहीं रख सकता। मैं ये कह रहा हूं कि इनके परिवहन मंत्री जी ने जो विज्ञापन दिया है उस विज्ञापन में भी 8 से 10 साल पहले, नहीं तो ठीक है ना, तो फिर दिया कुमारी जी भी तो बताएंगे कि वो 5 से ज्यादा लोग लेकर जनसंपर्क क्यों कर रही थी, या बताया ही होगा, उसकी तो मियाद भी निकल गई जवाब देने की। बहरहाल स्पर्धा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिल रहा है आपके लोगों को, आपके पोलिंग एजेंट्स को? स्वप्निल जी बिल्कुल निश्चित तौर पे हम जिन 11 वार्डों में लड़ रहे हैं, हम सब सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं। और रामलाल जी कह रहे हैं कि छोटा चुनाव यानी छोटा वार्ड, तो छोटा वार्ड का मतलब ये है कि जैसे गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं, ये
चुनाव भी कहीं ना कहीं मोहल्ला चुनाव हो गए। हर गली हर मोहल्ला आपस में एक दूसरे की जानकारी है सबको। और रही बात पोलिंग बूथों की, तो कोरोना काल में आज अपने जयपुर का वोटर इतना समझदार पढ़ा लिखा है कि वो कोशिश करता है कि कोरोना के गाइडलाइंस से बचाव करते हुए सब चीजों से, और डायरेक्ट हम पोलिंग बूथ पे वोट डालने जाए, इससे निश्चित तौर पे हम पता नहीं लगा सकते कि वो वोट किस पार्टी की तरफ कन्वर्ट होगा। ये तो रिजल्ट आने पे निश्चित तौर पे हम जान पाएंगे। ठीक है अर्चना जी, इससे पहले ग्राम पंचायत के चुनाव हुए और वहां वोटर्स में भी जागरूकता की कमी नजर आई, जिसके कारण कोरोना से लड़ना मुश्किल हुआ। यहां शहरों के चुनाव में कम से कम मतदाताओं की इस बात की तारीफ करना चाहिए कि वो भी चुनाव आयोग के साथ कोरोना को मात देना चाहते हैं और लोकतंत्र के उत्सव को जिताना चाहते हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियों के चेहरे वो कुछ इस हद तक एक्साइटेड हो गए थे कि पहले चुनाव जीत लेते हैं, 14 दिन क्वारंटीन हो लेंगे। जी सर, इस बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। पॉलिटिशियंस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि जनता को ये बताने के लिए कि कोरोना कुछ नहीं है। अगर प्रोटेस्ट देखे तो प्रोटेस्ट देखिए, कैंपेनिंग देखे तो कैंपेनिंग में भीड़ के भीड़ और झुंड के झुंड आए। लेकिन मतदाताओं की इस मामले में वाकई तारीफ करनी होगी कि वो वोटिंग के लिए बाहर भी आए और साथ में अपनी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी उन्होंने फॉलो किए। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो मास्क के साथ आना है, मास्क के साथ भी उन्होंने वोटिंग करी है अभी तक जो देख रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि जनता ने इनफैक्ट पॉलिटिशियंस को ये वाला एक अच्छा लेसन दिया है अभी कि भाई अगर आपको अपनी हेल्थ की केयर नहीं है तो हम लोग तो पहले अपनी हेल्थ और यानी अपनी डेमोक्रेसी को। सही बात है। देखिए अब मेरे पास वक्त एक ब्रेक का हो चला, इसलिए मैं आप लोगों से बातचीत आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल आप सभी का मैं धन्यवाद जरूर करता हूं, लेकिन बने रहे मेरे साथ। जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।